नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। उन्नीस से 2014 जब देश में गठबंधन सरकारों का दौर था, उस दौर में संचार के तंत्रों में यह प्रचारित होता रहता था। जब किसी लुंज-पुंज फैसले पर बात आती थी तो कह दिया जाता था कि यह एक मजबूर सरकार का फैसला है। पर 1989 से पूर्व और फिर 2014 के बाद कि जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सबों को एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर लिया गया। पर इस मजबूर नामधारी और मजबूत अलंकरणधारी इन दोनों सरकारों में आखिर समानता क्या रही और दोनों किस ओर बढ़ रही थी? आज बात इस प्रसंग में। आज़ादी के बाद जैसा हम जानते हैं कि आज़ादी के नायक के तौर पर परिचित पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वशासन का नेतृत्व मिला था और जिन्हें उनके हर फैसले पर जनता का अपार समर्थन मिलता रहा। पर इस दौरान ही अपने एक वामपंथी मित्र वी.के. कृष्ण मेनन के देश हित के विरुद्ध जीप खरीद घोटाले में वे न केवल कृष्ण मेनन के फैसले के साथ खड़े रहे, बल्कि उन्हें उनके विरुद्ध रिपोर्ट आने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री भी बना दिया। परिणाम 1962 के युद्ध में चीन के हाथ पराजय मिली। जैसा कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने बाद में एक साक्षात्कार में बताया था कि हार का प्रमुख कारण अदूरदर्शितापूर्ण लिए गए निर्णय और महत्वपूर्ण पदों पर इस दौरान की गई नियुक्तियां थी। फिर पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी पुत्री मात्र 2.5 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री और फिर उनकी पुत्री इंदिरा जी का युग आया, जिनके राजनीतिक अतिक्रमणों के कारण न केवल देश में एक नए आतंकवाद के युग की शुरुआत हुई थी और तब लगने लगा था पता नहीं यह देश एकजुट रह भी पाएगा या नहीं। स्वयं उनकी जान भी इसी आतंकवाद के परिणाम में गई थी। उनके ही दौर में कुर्सी के खातिर देश पर आपातकाल भी लादकर विरोधियों के साथ दुश्मनों सा व्यवहार किया गया। फिर उनकी हत्या के बाद देश में सबसे अधिक सीटें चुनाव में जीतकर उनके पुत्र राजीव गांधी की सरकार बनी, जो अब तक सबसे अधिक बहुमत वाली सरकार थी, जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार की भयावहता पर बड़े ही ईमानदारी से यह स्वीकार किया था कि केंद्र द्वारा भेजा गया 100 रुपया से मात्र जरूरतमंदों तक 15 रुपये ही पहुंचते हैं। पर प्रचंड बहुमत और इतनी मजबूती के बावजूद न तो वे भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई कर पाए, बल्कि बोफोर्स फेयरफैक्स जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों में स्वयं सत्ता भी गंवाई, बल्कि साहवानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने में मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में झुकने का आरोप भी उनकी सरकार पर लगा। 1989 में फिर बीपी सिंह से लेकर 2014 तक गठबंधन सरकारों का दौर आया, जिन्हें एक मजबूर सरकार का नाम दिया गया। हालांकि इस दौर में परमाणु परीक्षण जैसे कुछ बड़े फैसले भी लिए गए, साहसपूर्ण निर्णय भी लिए गए, पर अधिकांश उनके फैसलों पर मजबूरी का आबोवेश सबोवेश सभी सरकारों पर लगा। 2004 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के साथ पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगता रहा, जिसका वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत किया। जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, अपने सर माथे से लगाया और लगातार चुनावों में उन पर विश्वास भी किया। सरकार ने अपनी मजबूती का परिचय कश्मीर में धारा 370, जिसे अब लोग मानने लगे थे कि इसका अंत नहीं हो सकता है, सहित 500 वर्षों से उलझी हुई राम मंदिर के निर्माण की समस्या के समाधान में इस सरकार का मजबूती भी दिखा। पर जनता की मूलभूत समस्याओं यथा सबको शीघ्र न्याय मिलने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध न्याय संगत तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने में की दिशा में कोई भी प्रगति नहीं दिखी। हाँ, एक समानांतर भावावेशी माहौल जो कांग्रेस के समय मुस्लिम कट्टरपंथियों के पक्ष में दिखती थी की जगह हिंदू संगठनों में दिखने लगी। तब
हर प्रधानमंत्री कांग्रेस के दौर के जामा मस्जिद के शाही इमाम जैसे कुछ अन्य इमामों के पास जाकर उनसे अपने पक्ष में हुक्मनामा जारी करवाते थे। पर वर्तमान माहौल में वही माहौल कमोबेश हिंदू संगठनों के प्रति दिखने लगी। भ्रष्टाचार के आरोप में मात्र विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई जैसे वही पुराने हथकंडे जो इंदिरा के युग में अपनाए जाते थे, उन्हें जेल में डालना जैसे अपनाए गए। पर महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार मामले में अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले अपने मंत्री के पुत्र के बचाव, उत्तर प्रदेश के बलात्कार के कई मामलों में अपने दल के राजनेताओं का बचाव सहित देश का लाखों करोड़ लेकर विदेश भागने वाले विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, संदेशरा बंधु सहित अन्यों पर मणिपुर जैसी घटना पर इस सरकार की मजबूती की छाप कहीं नहीं दी। सरकार में इस मजबूती का जो एक पारदर्शिता, जवाबदेही, चुस्ती दुरुस्ती दिखनी चाहिए, वो इस मामले में खासकर जिससे जनता को सीधा फायदा मिलता, कम से कम नहीं दी। इन सभी मजबूत अलंकरणधारी प्रधानमंत्रियों ने जितनी अपनी अपनी छवि को चमकाने में शक्ति का उपयोग किया, उतना यदि अंग्रेजों के बनाए इस मॉडल को कुछ और जनहितकारी बनाने और भ्रष्टाचार के दलदल में अनवरत डूब रहे इस तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास किया होता, तो शायद देश की तस्वीर कुछ दूसरी होती। बल्कि सच कहा जाए तो भ्रष्टाचार को लोगों ने आज नियति मान लिया है। किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी काम से जाने पर बाबू द्वारा अधिकारपूर्ण ढंग से मनमाने मांगे जाते हैं और लोग इसे अपनी नियति मानकर ऐसा करने को विवश भी होते हैं। पर किसी सरकार, चाहे वह किसी राज्य की किसी दल की सरकार हो या केंद्र की सरकार, किसी में मजबूत सरकार में यह इच्छा शक्ति नहीं दिखती कि जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुलभ न्याय शीघ्र और त्वरित कैसे मिले, इस संबंध में किसी की कहीं कोई प्राथमिकता नहीं देती। यदि सच कहा जाए तो ये सभी सरकारें मात्र तंत्र के जंजाल में जनों को उलझाने और जनता में यह सोच ही विकसित न होने देने की कि न्याय पर आधारित समाज कैसा होता है के लिए अनवरत प्रयास कर रही है। अंग्रेज का बताया तंत्र और भी अधिक जटिल होता चला जा रहा है। पर आखिर इस जटिल तंत्र और जटिलता से जूझ रहे लोगों में कब तक यह भावना बनती रहेगी और कब तक इस तरह उलझाए जाने का काम देश पर चलता रहेगा। जनतंत्र के एक जन के नाते यह सोचना हमारा भी तो दायित्व है, तो सोचिएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ।